हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसे कि हमने कल अपना चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया था, आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे। कल हमने 3 एग्जांपल्स कंप्लीट करे थे, आज हम 4th एग्जांपल से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, फ्रॉम ए पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। क्वेश्चन तो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस चैप्टर में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ही यही आती है कि हमें क्वेश्चन को पढ़ के फिगर कैसे ड्रॉ करनी है वो नहीं समझ में आता। तो बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, एक एक वर्ड पढ़ के समझाऊंगा कि आपको फिगर ड्रॉ करनी कैसे है। ठीक है, तो चलिए, ये बोल रहे हैं फ्रॉम ए पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड। तो सबसे पहले हम ग्राउंड बना लेते हैं। ये मैंने बना लिया ग्राउंड। ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट पी का मतलब क्या है? पी पॉइंट से, ग्राउंड पर एक पॉइंट मान लो पी, पी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, और एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से ऊपर की तरफ बनता है। ठीक है, याद रखना, एलिवेशन नीचे से ऊपर की तरफ। आगे बढ़ते हैं। ऑफ द टॉप ऑफ ए 10 मीटर टॉल बिल्डिंग। ओके, एक 10 मीटर टॉल बिल्डिंग बना लेते हैं। ये बन गई हमारी 10 मीटर टॉल बिल्डिंग। ठीक है, अब बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना दे रखा है इन्होंने? 30 डिग्री। ठीक है, तो ये मेरे को पता लग गया एंगल कितना है, 30 डिग्री। आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहे हैं ए फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग के टॉप पर एक फ्लैग लगा हुआ है। ठीक है, तो मैं एक फ्लैग लगा देता हूं जो बिल्डिंग के टॉप पर लगा हुआ है। अब इस फ्लैग के जो टॉप का पी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 45 है। पढ़ो, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है टॉप ऑफ द फ्लैग स्टफ फ्रॉम पी, पी पॉइंट से, तो पी पॉइंट से इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना दिया हुआ है? वो दिया हुआ है इन्होंने 45 डिग्री। तो ये वाला एंगल हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ फ्लैग स्टफ। ये फ्लैग स्टफ की लेंथ बतानी है, तो मैं इसको कुछ मान लेता हूँ, ए बी मान लिया मैंने। ये हो गया हमारा ए बी, हो गया फ्लैग स्टफ। और हमें डिस्टेंस बतानी है। किसके डिस्टेंस? डिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम पी पॉइंट। बिल्डिंग हमारी बीसी है। ठीक है, ये जो बिल्डिंग है ये पी पॉइंट से कितना दूर है हमें ये बताना है। यानी कि मुझे जो बताना है मैं ना साइड में लिख लेता हूँ। मैं लिख लेता हूँ कहीं पर कि मेरे को सीपी बताना है, एक तो सीपी डिस्टेंस बतानी है, और ये फ्लैग की लेंथ बतानी है, फ्लैग कितना बड़ा लगा हुआ है। तो ए बी और सीपी, ये दो चीजें मेरे को फाइंड करनी है अपने क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा बताएंगे कि हमने किस चीज को क्या लेट किया है। तो लेट दी फ्लैग स्टफ, जो हमने फ्लैग स्टफ लिया है उसको हमने क्या माना है? इज ए बी। ठीक है, फ्लैग स्टफ हमारा ए बी हो गया। और बीसी क्या है हमारा? बीसी इज दी हाइट ऑफ द बिल्डिंग। क्या हो गई बीसी? बिल्डिंग की हाइट दे रखी है। कितनी दे रखी है? वो दे रखी है हमें 10 मीटर। ठीक है ना, यहीं पर लिख लिया मैंने 10 मीटर। अब हमें देखना है क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। एक तो मेरे को सीपी बताना है और मुझे ए बी बताना है। सबसे पहले देखो, ये क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल है, और हमारा जो चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल ही कौन से ट्राइंगल में होता है? राइट एंगल ट्राइंगल में। तो सबसे पहले हम लेते हैं ट्राइंगल बीपीसी। मैं बीपीसी ट्राइंगल ले रहा हूं। इसमें हमें एंगल पता है 30 डिग्री, और सामने जो परपेंडिकुलर आ रहा है वो भी हमें पता है। देखो, सामने परपेंडिकुलर आ रहा है बीसी। ठीक है, और बेस क्या आ रहा है? सीपी। क्लियर? तो मैं लिख रहा हूं tan 30 डिग्री इज इक्वल टू बीसी अपॉन सीपी। बीसी कितना है? 10, और सीपी कितना है? सीपी हमें फाइंड करना है। लेकिन हम tan 30 डिग्री की वैल्यू जानते हैं, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ रखा है, उसमें कितना था? 1/√3। यहाँ पर आएगा 10 अपॉन सीपी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपको सीपी मिल जाएगा। सीपी कितना आ गया? 10√3 मीटर। तो मेरा एक आंसर तो आ गया है 10√3 मीटर। ठीक है, सीपी यानी कि डिस्टेंस ऑफ पी पॉइंट फ्रॉम द बिल्डिंग, ये निकाल लिया मैंने 10√3। तो ये मेरा आ गया 10√3। ठीक है, अब अब मुझे क्या बताना है? मुझे फ्लैग की लेंथ बतानी है। फ्लैग की लेंथ ए बी बतानी है। तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए फिर से हम ट्राइंगल लेंगे। अब मैं कौन सा ट्राइंगल लूंगा? दूसरा बड़ा ट्राइंगल ए पी सी। एपीसी ट्राइंगल में हमें पता है एंगल 45 है, तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू AC अपॉन सीपी। ठीक है, tan 45 कितना होता है? 1 होता है। टेबल आपको याद करनी ही पड़ेगी उसके लिए। AC कितना होता है? AC देखो जरा ध्यान से, ये देखो AC कितना है फिगर में? AB प्लस BC करने पर AC आता है। तो मैं लिख लेता हूं AB
प्लस BC करने पर AC आता है। और CP कितना है, CP मैं अभी निकाल के आया हूँ 10√3। क्लियर। अब इसकी मल्टीप्लाई जब यहाँ करेंगे, नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, 10√3 इज इक्वल टू AB प्लस BC। और BC भी मैं जानता हूँ कितना है, 10 है, क्वेश्चन में दे रखा है, आप देख सकते हो। BC कितना है, 10 है, तो यहाँ पर हमने 10 रख लिया। इस 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10√3 माइनस 10 हो जाएगा, AB आ जाएगा। अब देखो AB निकालने के लिए थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करना ही पड़ेगा, दोनों में से 10 कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा √3 माइनस 1। तो AB कितना आ जाएगा, 10 ब्रैकेट में √3 माइनस 1। अब देखो क्वेश्चन में इन्होंने बोला था √3 की वैल्यू है 1.732, तो ये हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 10 ब्रैकेट में 1.732 माइनस 1, 1.732 माइनस 1 करोगे तो 0.732, इसकी 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7.32 मीटर। ये क्या आ गया हमारा, AB की लेंथ, यानी कि फ्लैग की लेंथ आ गई हमारी 7.32 मीटर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे एग्जांपल नंबर 5। देखो एग्जांपल नंबर 5 दिखने में छोटा सा है, लेकिन पढ़ने में थोड़ा सा टिपिकल लगता है, फिगर ड्रॉ करना मुश्किल हो जाता है। तो मैं आपको बड़े आराम से समझाऊंगा, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। तो बस आप एक छोटा सा मेरा एक एग्जांपल समझिए। देखिए जैसे अगर कोई बच्चा यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, और सन जो है वो यहाँ पर है, सन की पोजीशन अभी यहाँ पर है, इससे जो रेज आएंगी वो कुछ इस तरह आएंगी, यानी कि जो आपकी शेडो होगी वो यहाँ तक बनेगी, ठीक है। लेकिन अगर सन अपना एंगल चेंज कर ले, सन अब यहाँ पर आ जाए, तो सन से निकलने वाली जो रेज होंगी वो अब इस तरह से आएंगी, और आपकी शेडो की जो लेंथ होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। आप देख सकते हैं, अब शेडो इतनी बनेगी। शेडो भी तो लंबी होती रहती है, आपने देखा होगा अगर आप कहीं चल रहे हैं सड़क पर, तो जो आपकी शेडो बनती है कभी वो ज्यादा होती रहती है, कभी वो कम होती रहती है। वो किस वजह से होती है, क्योंकि जो लाइट होती है उसका एंगल चेंज होता रहता है ना, ठीक है। हर जगह लाइट सेम नहीं होती, एंगल के चेंज होने की वजह से आपकी शेडो की लेंथ भी इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इंक्रीमेंट कितना आया, ये देखो इंक्रीमेंट इतना आया ना। आप देख सकते हैं सन के चेंज होने की वजह से पहले शेडो इतनी थी, अब शेडो इतनी हो गई, तो इंक्रीमेंट कितने का आ गया, इंक्रीमेंट ये इंक्रीज हो गई है ना, पहले से ज्यादा, पहले इतनी थी अब इतनी और बढ़ गई। तो यही क्वेश्चन में समझाना चाह रहे हैं, ये मैं आपको रियल लाइफ सिचुएशन से समझा रहा था। चलो अब क्वेश्चन की फिगर को ड्रॉ करते हैं। ये देखो बड़े ध्यान से समझना, क्वेश्चन में कह रहे हैं द शेडो ऑफ द टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड। तो हम एक ग्राउंड बना लेते हैं, एक टावर बना लेते हैं, ठीक है। वो जो शेडो है वो 40 मीटर लॉन्गर हो गई है, कब हुई है, जब सन का ऑल्टीट्यूड 30 डिग्री हो गया है, ठीक है ना। अभी कितना है, अभी 60 डिग्री है, तो हम पहले 60 डिग्री बना लेते हैं। हम कितना बना लेते हैं, 60 डिग्री बना लेते हैं। अभी 60 डिग्री है, लेकिन अगर हम इस 60 डिग्री को 30 डिग्री कर दें, मतलब सन का जो ऑल्टीट्यूड है वो चेंज होके 60 से 30 हो जाए, एंगल क्या हो गया, कम हो गया। तो इस एंगल के कम होने की वजह से ये कुछ इंक्रीमेंट आई है यहाँ से यहाँ तक की, मैं आपको अभी एग्जांपल से भी समझा रहा था। ये जो शेडो में इंक्रीमेंट आई है, नीचे क्या है, ये शेडो है नीचे, ठीक है। ये जो नीचे है ना BC, ये पूरी शेडो है, ठीक है। AC क्या है, AC हमारा टावर है, और पहले जो शेडो बन रही थी वो हमारी CD बन रही थी। अब जब एंगल चेंज हुआ तो शेडो अब BC हो गई, इंक्रीमेंट कितने का आया, B से लेके D तक का इंक्रीमेंट आ गया, शेडो इतनी इंक्रीज हो गई। ये इंक्रीज कितनी हुई है, 40 मीटर लॉन्गर, यानी कि ये चीज कितनी हो गई, 40 मीटर, ठीक है। अगर आपको एक बारी में समझ नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा सा बैक जाकर दोबारा से भी इसको समझ सकते हैं। पहले एग्जांपल समझिए जो मैंने अभी समझाया था, फिर इसको समझिए। तो ये कह रहे हैं हमारा जो शेडो की लेंथ है वो इंक्रीज हो गई 40 मीटर, किस वजह से, एंगल के घटने से। एंगल 30 हो गया, 60 से 30 हो गया, तो हमारी शेडो की लेंथ 40 मीटर इंक्रीज हो गई। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही सिंपल हो चुका है, क्योंकि अब हमें हाइट बतानी है। ये हमें हाइट बतानी है, मैंने h लिख लिया हाइट को। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले लेट दी हाइट ऑफ दी टावर बी h। मैंने क्या मान लिया, हाइट कितनी है h, h मीटर्स लिख लो, ठीक है।
अब क्वेश्चन में बहुत सिंपल हो चुका है, ये 90 डिग्री होता ही है। तो इन ट्राइंगल एडीसी, पहले हम एडीसी ट्राइंगल में लिखते हैं, ये हाइट है और ये बेस है, ठीक है। तो हम लिखेंगे 1060 डिग्री, ज्यादातर क्वेश्चन में 1060 ही लगता है इस चैप्टर में। देखो यहाँ पर AC अपॉन CD, ठीक है ना। तो आप ये भी ध्यान रख सकते हैं, देखो इसमें हाइपोटेन्यूज की तो कोई बात ही नहीं हो रही है ना, तो जब बात ही नहीं हो रही है तो हाइपोटेन्यूज कहीं आएगा ही नहीं। बात किस चीज की हो रही है, हाइट निकालनी है और बेस शेडो होता है हमारा। तो जब परपेंडिकुलर और बेस में बात चलती है तो इसका मतलब वहां पे टेन थीटा लगा लिया करना, ठीक है। 1060 कितना हो जाएगा, √3। AC हमें पता है, H मान रखा है हमने, CD हमें नहीं पता तो CD को CD ही लिख लेंगे, ठीक है। ये यहाँ पर हम रोक देते हैं अभी क्वेश्चन में, अभी हमें समझ नहीं आ रहा, ना ये चीज है हमारे पास ना ये चीज है। फिर हम दूसरे ट्राइंगल में देखते हैं। दूसरा ट्राइंगल कौन सा है हमारा, इन ट्राइंगल ABC, दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल है ABC। यहाँ पर लगाएंगे 1030 डिग्री इज इक्वल्स टू H अपॉन, ये देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस बार बेस कितना होगा, B से C तक पूरा बेस होगा, ठीक है। इस बार बेस कितना होगा, ये पूरा बेस होगा, ये पूरी हाइट ये पूरा बेस। तो अब लगाएंगे बेस, बेस कितना है 40 प्लस CD। 1030 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, H अपॉन 40 प्लस CD। ये इधर चला जाएगा, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 40 प्लस CD इज इक्वल्स टू H√3, ठीक है। यहां से अब मैं, देखो मेरे को क्या निकालना है, मुझे हाइट निकालनी है, यानी कि मेरे को CD यहाँ से रिप्लेस करना है, CD नहीं आएगा मेरे आंसर में, मेरे को हाइट निकालनी है तो CD को हटाना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं CD की वैल्यू निकाल लेता हूँ, CD इज इक्वल्स टू H/√3, ठीक है, क्लियर। यहाँ से मैंने CD निकाल लिया, अब इस CD को हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो चलो यहाँ पर पुट करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो और यहाँ पर लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 40 प्लस CD, CD की जगह लिख रहा हूँ H/√3 इज इक्वल्स टू H√3, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, कितना आएगा एलसीएम, 40√3 हो जाएगा और यहाँ पर H आएगा, ये √3 उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, √3 जब मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 40√3 प्लस H इज इक्वल टू H√3 मल्टीप्लाई बाय √3, √3 और √3 मिलके 3 बनता है, 3H, ठीक है। 40√3 और ये H कहाँ जाएगा, ये H राइट हैंड साइड में जाकर क्या हो जाएगा, -H। तो 2H इज इक्वल्स टू 40√3, यहां से कट कर लो, कितना आएगा, H इज इक्वल्स टू, H कितना आ जाएगा, 20√3 मीटर। क्लियर हुआ, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस हमें देखना होता है कि किस चीज को हमें रिप्लेस करना है। यहाँ पर मैंने देखा कि मेरे आंसर में जब मेरे को सॉल्यूशन यहाँ पर मेरा हो गया था यहाँ तक, इसके बाद मेरे पास CD और H दोनों चीजें आ रही हैं। तो मैंने क्या करा, फर्स्ट वाली इक्वेशन से यहाँ से CD को निकाला और CD की वैल्यू उठाकर मैंने इसकी जगह पर रख दी। ऐसे करने से क्या होता है, CD रिप्लेस हो जाएगा, CD मेरे क्वेश्चन से हट जाएगा, क्योंकि मेरे को CD हटाना था, मेरे को तो हाइट निकालनी थी, इसलिए मैंने CD की वैल्यू निकाली और CD की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 5।